साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा बंद कमरों में फैसले होते हैं, गलतियां सबसे हो जाती हैं, गलती को पहचान कर वापस आ जाना चाहिए, ताकतवर फौज हमारा असासा है। तख्ते पंजाब की जंग, मैदान लगने को तैयार, 20 नशिस्तों पर वोटिंग कल होगी। लाहौर, फैसलाबाद और बखर समेत दीगर शहरों में सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले। 45,96,873 वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 20 हलकों में 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इमरान खान इलेक्शन हार चुके, अब अवाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान और PTI को ज़िमनी इलेक्शन में दंगा फसाद से बाज रहने की वार्निंग। कहते हैं डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत हुई तो कानून हरकत में आएगा। साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अक्ल के अंधे हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल का दिन बहुत अहम है, मुल्क की तारीख में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। एस्टैब्लिशमेंट से गुजारिश है कि वो ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल गैर जानिबदार है और इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल कहते हैं आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं, हमने अपना काम करना है, वो कानून के मुताबिक करते रहेंगे। सियासी जमात अपना काम करे। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं मुल्क माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो चुका। 4 साल में गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों से मईशत तबाह हुई। इमरान खान की हुकूमत में 20,000 अरब कर्ज बढ़ा। मईशत की सम दुरुस्त करने में कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी अवाम के लिए आसानियों के मिशन का पहला कदम है। पेट्रोलियम मसनूआत की निर्खों में कमी दुरुस्त माशी सिमत का नतीजा है। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। 4 माह बाद एक ही रोज में सबसे ज्यादा 10 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस में मुसलसल तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड की गई। शाहीनों ने लंकन बल्लेबाजों को पछाड़ दिया। बॉल टेस्ट में श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 222 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने दो विकेटों के नुकसान पर 22 रन बना लिए। और विराट कोहली ने बाबर आजम के ट्वीट का जवाब दे दिया, शुक्रिया, चमकते रहें और बुलंदी हासिल करते रहें। बाबर आजम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा बंद कमरों में फैसले होते हैं, गलतियां सबसे हो जाती हैं, गलती को पहचान कर वापस आ जाना चाहिए,
جرنیلوں اور لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتا ہے. ہم فوج کو کبھی کمزور ہوتا نہیں دے سکتے. طاقتور فوج ہمارا اثاثہ ہے. ہم نے کوشش کی ہو کسی قسم کی ججمنٹ افیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے، ہم قانون کے بیچ میں تھے. پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی. پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں وار آن ٹیرر جب ہوئی نا، اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں عامر بھی پروگرام کے اوپر جا کے اپنی جا کے پوائنٹ آف ویو دیا کرتا تھا ڈرونز کے اوپر. اس کو سب پتہ ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس میں شرکت کر کے. اس معاشرے نے جتنا ڈیمیج اٹھایا ہے اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے، کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتہ چلے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے. اس سے چھوڑے کہ ہم نے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا، 80,000 لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر. ڈرون اٹیکس کبھی بھی انہرڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ہے ان کی، اور وہ آپ ہی کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سول اور ہیومن رائٹس تھے وہ افیکٹ ہوئے. وار آن ٹیرر کے اندر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. مسنگ پرسن شروع ہو گئے. سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا 2003 میں، جب عافیہ صدیقوں کو اٹھا لیا تھا. اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا، تو میں تب تک اس کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا. کیونکہ اینڈ میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے کوئی لوگ جن کے تخت پنجاب کی جنگ میدان لگنے کو تیار. 20 نشستوں پر ووٹنگ کل ہوگی. لاہور، فیصل آباد اور بکھر سمیت دیگر شہروں میں سامان پریزائڈنگ افسران کے حوالے کر دیا گیا ہے. 45,96,873 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. 20 حلقوں میں 175 امیدوار مد مقابل ہیں. 3,140 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم ختم ہو گئی. آخری روز مسلم لیگ نون، تحریک انصاف سمیت امیدواروں نے بھرپور مہم چلائی. ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کل اتوار کو ہوگی. الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں. آخری روز ضمنی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کی جانب سے بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی. لاہور، ملتان اور بکھر کے پولنگ اسٹیشن پر رینجرز تعینات ہوں گی، جبکہ حساس پولنگ اسٹیشن پر پاک فوج کے جوان بھی تعینات ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کرانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئیں. سب نے مل کر ملک کو بحران سے نکالنا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کی کراچی میں صوبائی وزراء سے ملاقات. کہا حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سب نے مل کر اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کو بحران سے نکالنا ہے. سب کا مقصد پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کی مضبوطی ہے. مزید کہا کہ پیپلز پارٹی دور میں ہمیشہ صحافیوں کو آزادی ملی اور ملتی رہے گی. عمران خان کے دور میں آزادی صحافت کے حوالے سے سیاہ دور رہا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کل ضمنی الیکشن میں دنگا فساد سے باز رہنے کی وارننگ دے دی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان الیکشن ہار چکے ہیں، اب عوام سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. ڈسکا الیکشن والی کوئی حرکت ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا. صاف، شفاف اور پرامن انتخابات یقینی بنائیں گے. وزیر داخلہ نے کہا کہ اطلاع ملی ہے کہ پی ٹی آئی نے 500 سے زائد فسادی ضمنی الیکشن میں فساد کے ارادے سے پنجاب میں بھیجے ہیں. پولنگ اسٹیشن پر ان کو ایجنٹ لگانے کی درخواست دی گئی ہے جو کہ اس سازش کا حصہ تھی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو پنجاب کے بھائیوں سے لڑانے کا پلان بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک، اسد قیصر، علی محمد خان اور براد سعید ان فسادیوں کو شیلٹر دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے حکامات اور قانون توڑنے والوں کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ٹائیگرز غنڈہ گردی کرائی گئی تو نتائج کا ذمہ دار عمران خان خود ہوگا.
साबिक वज़ीर दाखिला सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि कल का दिन बहुत अहम है। मुल्क की तारीख में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि वो ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहे। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि अटक की अदालत ने 8 तारीख दी है। इतने झूठे केसेस बनाए हैं कि हर रोज़ एक अदालत में पेश होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से आज एक अहम बात करना चाहता हूँ। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तानी तारीख में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि वो इलेक्शन से दूर रहे। किसी किस्म की धांधली, गुंडागर्दी, धूस कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। शेख रशीद ने मजीद कहा कि कल के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट से साबित करना है कि वो गैर जानिबदार हैं। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अकल के अंधे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का इजाफी फैसला है। इनके पास अकल की कमी है जो 2 या 1 वोट से कौम पर मुसल्लत किए गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि अगर कल कौम इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता ना रोका जाए। अगर अवाम का रास्ता रोका गया तो मुल्क में ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको लपेट में ले लेगी। कल का दिन पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम के इम्तिहान का दिन है। नाजरीन, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हमारा मुकाबला सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन और मिस्टर XY से होगा। इमरान खान ने साबिक अमरीकी सदर का कौल भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट किया। ट्विटर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने लिखा कि इतवार के रोज़ जब पंजाब में मेरी टीम ज़िमनी इंतखाबात के मार्के में बैक वक्त मुस्लिम लीग नून, रियासती मशीनरी, मोतसिब इलेक्शन कमीशन, मिस्टर X और मिस्टर Y के खिलाफ बरसरे पैकार होगी तो इसके लिए ये एक पैगाम है। नाजरीन, अब आपको बताएं कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल गैर जानिबदार है और इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं। तमाम आरओज़ के पास प्रिजाइडिंग अफसरान व्हाट्सएप पर फॉर्म 45 भेजेंगे। लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पहले भी इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। हमने अपना काम करना है, वो कानून के मुताबिक करते रहेंगे। सियासी जमात अपना काम करे। तमाम आरओज़ के कैंप ऑफिस प्रिजाइडिंग अफसरान सामान लेकर जाएंगे। सईद गुल ने कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर सामान ले जाने के लिए सिक्योरिटी की अलग अलग गाड़ियां हैं, पुलिस तैनात है और रेंजर्स और FC को एक सूरत में मौजूद होगी। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि तमाम नताइज के लिए लाहौर कैंप ऑफिस में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। हम मुकम्मल तौर पर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतल्लिका हलकों से पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग एजेंट्स की तैनाती का फैसला चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुतल्लिका हलके से ही पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि पोलिंग एजेंट्स की जिम्मेदारियां हैं। पोलिंग एजेंट्स वोट डालने वाले बंदे की निशानदही कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था कि पोलिंग एजेंट्स कहीं से भी लिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पोलिंग एजेंट्स मुतल्लिका हलके का हो। पहले भी यही होता था, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि आज से पहले कभी इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया। वकील ने जवाब दिया कि आज से पहले कभी नहीं किया, जिस पर अदालत ने कहा कि जुबानी कैसे हुक्म जारी किया जा सकता है। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का के बाहर से लोग आए तो लड़ाई झगड़ा और पोलिंग का अमल मुतासिर हो सकता है। अदालत ने कहा कि बाहर से कोई खलाई मखलूक तो नहीं आई। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाए।
नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लाहौर कैंप ऑफिस कायम करने की हिदायत करते हुए कहा कि वोटर्स की हिफाजत के लिए फौज और रेंजर्स के जवानों की तैनाती ज़रूरी है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और कल होने वाले इलेक्शन इंतजामात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में कैंप ऑफिस कायम कर दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये फैसला अमन व अमान की मुमकिन सूरत हाल के बायस किया गया। इलेक्शन के दौरान किसी किस्म की बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे और तकरीबी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनका मजीद कहना था कि तमाम रियासती इदारों की भरपूर मदद हासिल है। बेहतर इंतजामात और मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई है। अवाम बिला खौफ व खतर घर से बाहर निकलें और वोट डालें। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न हो चुका। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 साल में गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों के बायस मईशत तबाह हुई। इमरान खान की हुकूमत में 20,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ा। 1 मेगावाट बिजली पैदा हुई, ना कोई सड़क ना कोई हस्पताल बना। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि इमरान खान ने आने वाली नस्लों के लिए क्या किया। इमरान खान ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों को एमनेस्टी दी। IMF से किया गया मुआहिदा भी इमरान खान ने खुद तोड़ा। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में बजट खसारा बढ़ा। बजट खसारे के लिए कहीं से रकम पूरी करनी पड़ती है। फ्यूल महंगा होने पर इमरान खान शमसी तवानाई की तरफ नहीं गए। हुकूमत पावर सेक्टर में 1300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग नहीं सुनी थी, ये इमरान खान की वजह से है। उन्होंने वादा किया था कि टैक्स महसूलात को दोगुना करेंगे, नहीं कर सके। उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत गई तो मुल्क बहरान में था और दिवालियापन की तरफ जा रहा था। हमारी कोशिश में मुआशी इस्तेहकाम लाना था, हम इसमें कामयाब हो गए। इस इस्तेहकाम के बाद आवाम की खुशहाली आएगी। मेरा वादा है हम अफरात ज़र को कम करेंगे। लोड शेडिंग आपको नज़र नहीं आएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न हो चुका है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 4 साल गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों के बायस मईशत तबाह हुई। इमरान खान की हुकूमत में 20,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ा। 1 मेगावाट बिजली पैदा हुई, ना कोई सड़क और ना हस्पताल बना। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि इमरान खान ने आने वाली नस्लों के लिए क्या किया। इमरान खान ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों को एमनेस्टी दी। IMF से किया गया मुआहिदा भी खुद तोड़ा। वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के दौर में बजट खसारा बढ़ा। बजट खसारे के लिए कहीं से रकम पूरी करनी पड़ती है। फ्यूल महंगा होने पर इमरान खान शमसी तवानाई की जानिब नहीं गए। हुकूमत को पावर सेक्टर में 1300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग नहीं सुनी थी, ये इमरान खान की वजह से है। उन्होंने वादा किया था कि टैक्स महसूलात को दुगना करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत गई तो मुल्क बहरान में था, दिवालियापन की तरफ जा रहा था। हमारी कोशिश मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाना था, हम इसमें कामयाब हो गए। इस इस्तेहकाम के बाद आवाम की खुशहाली आएगी। मेरा वादा है अफरात ज़र को कम करेंगे। लोड शेडिंग आपको नजर नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि विरसे में मिलने वाली तबाह हाल मईशत की तेज़ रफ्तार बहाली का मुश्किल बेड़ा उठाया था। मईशत की समत दुरुस्त करने में कामयाब हो गए हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी आवाम के लिए आसानियों के मिशन का पहला कदम है। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी दुरुस्त मुआशी सिमत का नतीजा है। टीम वर्क के नतीजे में IMF प्रोग्राम बहाल हुआ। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अच्छे दिन आने को हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पहली अच्छी खबर थी। खिदमत का अहद संभालने के लिए हर हद तक जाएंगे। अवाम के मसाइब और मुश्किलात दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए 200 अरब रुपए की तारीखी सब्सिडी दी। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत संभालती है मसाइल दिखाए गए। नाजरीन, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी आवाम की आसानियों के मिशन का पहला कदम है। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी दुरुस्त माशी समत का नतीजा है।
टीम वर्क के नतीजे में IMF प्रोग्राम बहाल हुआ। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अच्छे दिन आने को हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पहली अच्छी खबर है। खिदमत का अहद संभालने के लिए हर हद तक जाएंगे। अवाम के मसाइब और मुश्किलात दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए 200 अरब रुपए की तारीखी सब्सिडी दी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी व तरक्की अहसन इकबाल ने पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया, जिसका मकसद गुर्बत, आलमी सतह पर खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ और पानी की किल्लत के चैलेंजेस से निपटना है। अहसन इकबाल ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतह के सियासी फोरम के इख्तितामी इजलास के बाद अपने वीडियो पैगाम में आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो पायदार तरक्याती अहदाफ पर अमल दरामद के लिए इसी जज्बे का मुजाहरा करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने पायदार तरक्की के अहदाफ को अपनी कौमी अहदाफ करार देने का ऐलान किया। इसी तरह हमारे विजन 2025 के एजेंडे में भी पायदार तरक्की के अहदाफ को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ पर अमल दरामद के लिए हमारे अज़्म को तक़वियत बख्शी। हमने ये तजवीज़ भी दी कि पाकिस्तान रवां साल ग्रुप 77 के जायज़ा इजलास के इनेकाद का ख़्वाह है। नाज़रीन, एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में वज़ीर आला हमजा शहबाज की एक रोज़ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समात 13 अगस्त को गवाहों को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दो मुख्तलिफ रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। आशियाना रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसमें अदालत ने मंजूर कर लिया। दूसरी तरफ रमज़ान शुगर मिल नाज़रीन, एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में वज़ीर आला हमजा शहबाज की एक रोज़ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समात 13 अगस्त को गवाहों को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दो मुख्तलिफ रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। आशियाना रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दूसरी तरफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की जानिब से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमजा शहबाज मानसून के पेश नज़र मीटिंग की सरबराही करनी है, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज की एक रोज़ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में अदालत शहबाज शरीफ को पहले ही मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी दे चुकी है। अदालत ने आशियाना रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस पर समात 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, आपको बताएं कि अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर दो मुख्तलिफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। आशियाना रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दूसरी तरफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की जानिब से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमजा शहबाज मानसून के पेश नज़र मीटिंग की सरबराही करनी है, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में अदालत शहबाज शरीफ को पहले ही मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी दे चुकी है। अदालत ने आशियाना रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस समात 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। मरियम नवाज ने ट्विटर पर जारी बयान में बताया कि उनका कोविड टेस्ट मस्बत आया है। ट्विटर पर जारी बयान के बाद मरियम नवाज के चाहने वाले उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआएं कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने तबीयत ख़राब होने पर कोरोना टेस्ट करवाया था, जो मस्बत आया। मरियम नवाज ने खुद को करंतना कर लिया और सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में पंजाब भर में दौरे किए थे और कल लाहौर और मुल्तान में कारकुनों से खिताब भी किया था। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कोरोना में मुब्तला हो गई। मरियम नवाज ने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा कि उनका कोविड टेस्ट मस्बत आया है। ट्विटर पर पैगाम जारी करने के बाद मरियम नवाज के चाहने वाले उनकी सेहत याबी की जल्द दुआ कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने
طبیعت خراب ہونے پر کورونا ٹیسٹ کرایا تھا جو مثبت آیا۔ مریم نواز نے خود کو قرنطینہ کر لیا اور سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ مریم نواز نے ضمنی الیکشن کی مہم کے سلسلے میں پنجاب بھر میں دورے بھی کیے تھے اور کل لاہور اور ملتان میں کارکنان سے خطاب بھی کیا تھا۔ ناظرین، اب بات کریں گے کچھ کورونا کی کہ ملک بھر میں کورونا کی چھٹی لہر کی خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ 4 ماہ بعد ایک ہی روز میں سب سے زیادہ 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کورونا کیسز میں مسلسل تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 22,451 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 737 کیسز سامنے آئے۔ NIH کی رپورٹ کے مطابق 189 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.28% ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ریلوے اور PIA کے مسافروں کے لیے خوشخبری، کرایوں میں 10% کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ PIA نے اندرون ملک پروازوں میں ایک ماہ کے لیے 10% کمی کر دی۔ وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے اپنے ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ وزیر ریلوے اور خواجہ سعد رفیق اور وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات میں کمی ہوئی ہے، اسی طرح خواجہ سعد رفیق نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ جیسے پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، ہم وزیر اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے کرایوں میں جو ہے وہ 10% جو ہے وہ کمی کر رہے ہیں، جبکہ ٹرینوں میں جو ہے 10% جو ہے اکانومی کلاس کی ٹرینوں میں جو ہے وہ میل ایکسپریس ٹرینوں میں جو ہے وہ 10% کمی کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان میں چلنے والی تمام جو پروازیں ہیں PIA کی اس میں بھی 10% کمی کی گئی ہے، جبکہ ان کا اطلاق جو ہے وہ کل سے ہوگا اور کل جو ہے اس کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ جی اشفاق، آپ کا بہت شکریہ۔ ریلوے اور PIA کے مسافروں کے لیے بڑی خوشخبری، کرایوں میں 10% کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے و ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کی اکانومی کلاس اور PIA کے اندرون ملک پروازوں کی کرایوں میں 10% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ ویڈیو پیغام میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان ریلویز کی اکانومی کلاس اور PIA کے اندرون ملک پروازوں کی دونوں کلاسز پر کرایوں میں 10% رعایت دی گئی ہے۔ کرایوں میں کمی کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد سے ہوگا۔ سعد رفیق نے مزید کہا کہ کرایوں میں کمی کا اطلاق 17 جولائی سے اگلے 30 روز کے لیے ہوگا۔ کرایوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ریلوے اور PIA کی کرایوں میں 10% کمی کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کی اکانومی کلاس اور PIA کے اندرون ملک پروازوں کی کرایوں میں 10% کمی کا اعلان کیا ہے۔ ویڈیو پیغام میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان ریلویز کی اکانومی کلاس اور PIA کے اندرون ملک پروازوں کی دونوں کلاسز پر کرایوں میں 10% رعایت دی جائے گی۔ کرایوں میں کمی کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد سے ہوگا۔ سعد رفیق نے مزید کہا کہ کرایوں میں کمی کا اطلاق 17 جولائی سے اگلے 30 روز کے لیے ہوگا۔ کرایوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے لیے تیار کیے جانے والے جنگی بحری جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ نے بتایا کہ سٹیل کٹنگ کی تقریب رومانیہ کے ڈیمپن شپ یارڈ میں منعقد ہوئی۔ رومانیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک فضائیہ نے کہا کہ یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا اور بحریہ مہمان خصوصی نے بحری امن و استحکام سے متعلق پاک بحریہ کی کاوشوں کو اجاگر کیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے لیے تیار کیے جانے والے جنگی بحری جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
ترجمان پاک بحریہ نے بتایا کہ اسٹیل کٹنگ کی تقریب رومانیہ کے ڈیمن شپ یارڈ میں منعقد ہوئی۔ رومانیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ بحریہ مہمان خصوصی نے بحری امن و استحکام سے متعلق پاک بحریہ کی کاوشوں کو اجاگر کیا۔ پاکستان جاپان انٹرلیکٹ فورم کے زیر اہتمام سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو ابے کے قتل کے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پی جی آئی ایف ممبران اور دیگر مقادب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے جاپانی عوام سے دکھ کی اس گھڑی میں محبت کا اظہار کیا۔ شرکاء کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ سن 1951 سے شروع ہوئے، 52 سے جب جاپان آزاد ہوا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد ایک بار پھر۔ جاپان ایک پرامن ملک ہے اور جاپان میں ہونے والا یہ انسیڈنٹ ہم سب کے لیے بہت زیادہ شاکنگ ہے۔ اصل میں پاکستان اور جاپان کے تعلقات بہت پرانے ہیں اور جاپان اور پاکستان کی بزنس کلیبریشن کی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور جہاں پہ جاپنیز پروڈکٹ کو بڑے مطلب کہ ایک سرٹن لیول پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ایونٹ ہوا ہے یہ شنزو ابے کا، یہ مطلب ہے کہ اس میں یہ جاپان میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ادروائز ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، ان کی جو یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ تو الگ بات ہے، اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ شنزو ابے جو فارمر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جاپان ہے، انہوں نے جاپان کی اکانومی کو اس وقت بوسٹ اپ کیا جب ڈاؤن ہو رہی تھی، اکانومی جب نیچے جا رہی تھی۔ یہ ان کا اکانومک ماڈل تھا اپنا آبے مکس، یہ آبے مکس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ وہ ایک جیسے سبجیکٹ اپلائیز اینڈ سائنسز، ڈاکٹر صاحب اپلائیڈ سائنسز، تو انہوں نے بھی مختلف اکانومیکل میتھڈ اپلائی کیے، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل اکانومک وار میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں جاپنیز لینگویج کو پروموٹ کر رہی ہے اور جاپنیز کلچر کو یقیناً ایک اچھی چیز جو ہے وہ پروموٹ کی جاتی ہے۔ تو جاپان کو لے کر ہم جو سارے یہاں پہ کمیونٹی جمع ہوئی ہے، جاپان کو لے کر ہم اس کو باقی لوگوں کی کمپیریٹیولی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہم اچھے دوستوں کے ساتھ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ سانحہ ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس کی سینسیشنز کے لیے اس کو سینس وہی نیشن کر سکتی ہے جو اس میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو پرائم منسٹر ابے واز لیڈر آف جاپنیز نیشن اینڈ ہی واز ہیونگ سم کی کنسرنس۔ وہ ریجنل اسٹرینتھ پر یقین رکھنے والا ایک پرسونا تھا، اور بہرحال جس انداز سے وہاں مرڈر ہوا، اٹ از ویری سیڈ۔ اگر ہمارے جیسا کنٹری جہاں پر سیکیورٹی میئرز اور وہ نہ ہوں، وہاں پر ایسا انسیڈنٹ ہو تو کوئی تعجب خیز بات زیادہ نہیں محسوس ہوتی، لیکن ایسا کنٹری جہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی ریسرچ ہے جاپان کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے انہوں نے کیا سبق سیکھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا؟ سبق نیشن سیکھتی ہیں، اور سیکھا ابھی تو ظاہر ہے، ابھی تو ایک انسیڈنٹ ہے، ابھی زخم ہرا ہے، تازہ ہے، ابھی اس کے بعد ٹائم گزرے گا، وہ اس کو دیکھیں گے، انویسٹیگیشنز ہوں گی، سب کچھ سامنے آئے گا۔ میں جو اس حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جاپنیز نیشن کو جو لرن کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ سیکیورٹی میئرز کی سیلف سفیشینسی پر اتنا ریلائے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ایک میسج پوری دنیا کو دیا ہے کہ وہ کنٹری جہاں پر پیس اینڈ پراسپیرٹی انشورڈ ہے اور وہ سسٹین کر رہا ہے، وہاں پر بھی سیلف سفیشینسی انشور نہیں ہو سکتی سیکیورٹی میئرز کی، اس کے لیے ویجیلنس ہمیشہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک سو کہ ویجیلنس واز لیکنگ اوور دیئر۔ لاہور میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں صحت کے ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد صدارت سیکرٹری صحت علی جان خان نے کی۔
इजलास में निश्तर हस्पताल फेज़ 2 समेत दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CEO-ID अमान नवाज कदवाई की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DHQ हस्पतालों, बुनियादी व देही मराकज़ सेहत की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। अली जान खान ने कहा कि तमाम सरकारी अस्पताल और मरीजों का डाटा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम हस्पतालों और मराकज़ सेहत में इस सिलसिला में टैबलेट्स फराहम किए जा रहे हैं। मैनुअल रजिस्टर सिस्टम दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा और तमाम डाटा डिजिटलाइज हो जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के साथ अहम मुलाकात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल भी हमरा थे। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर। नाज़रीन, आपको बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के साथ अहम मुलाकात। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब सईद गुल भी उसके साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के साथ अहम मुलाकात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल खान भी उनके हमरा मौजूद थे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के साथ अहम मुलाकात। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब सईद गुल भी उनके हमरा मौजूद थे। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और नवल यूनिवर्सिटी के माबैन वक्फ अराजी को लीज पर देने का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक बोर्ड तहसील रायवेंड मेन मुल्तान रोड पर वक्फ 43 कैनाल 12 मरले अराजी नवल यूनिवर्सिटी को 30 साल लीज पर दी जाएगी। लीज का दौरानिया ख़त्म होने पर इसकी मुद्दत में मज़ीद तोसी की जा सकती है। इसके लिए कवायद के मुताबिक यूनिवर्सिटी हुकाम बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देने के अहल होंगे। नवल यूनिवर्सिटी बोर्ड को मुआहिदे के तहत 28.34 मिलियन रुपए यकमुश्त नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी की मद में देने के अलावा सालाना 7,35,750 रुपये किराया भी अदा करेंगे। नवल यूनिवर्सिटी को वक्फ अराजी 30 साल लीज पर देने की मंजूरी विफाकी काबीना ने गुज़श्ता बरस 2021 में दी थी। लाहौर में वासा इंतजामिया की नाअहली ईद उल अज़हा गुजर जाने के बाद भी किला गुजर सिंह के मकीनों को रिलीफ न मिल सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत कामों में मसरूफ़। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल लाहौर में मौजूद हैं। किला गुजर सिंह का ये इलाका है और यहाँ पर ईद के तीनों दिनों में जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात रही। वासा इंतज़ामिया की जानिब से इस इलाका में डिसल्टिंग नहीं करवाई गई। शहरियों को ये कहना है कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर डिसल्टिंग कराई गई। गार जो थी वो भी बाहर पड़ी रही और उनको पैसे भी देने पड़े। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है इस इलाके की, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या मामला रहे यहाँ पर? ईद पे लोगों ने जानवर भी बांधे हुए थे, डिसल्टिंग का इशू है, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि यहाँ ईद के 2-3 दिन बड़ी प्रॉब्लम रही है। जानवर की वजह से गोबर, पट्ठे, दाना सब यहाँ जमादार कोई नहीं आता रहा। उसके बाद जब अपना ये जो हमारे जो सैनिटरी सिस्टम है ये भी ब्लॉक हुए थे। हमने बहुत कोशिश की मगर कोई बंदा नहीं आया। फिर प्राइवेट बंदे बुलाए हमने तो उनको पैसे दे के और वो अपना जो गार थी वो छोड़ गए। हाँ जी नाज़रीन, गार भी छोड़ गए। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान, बताएं क्या इशू है? ये भी सुनने में आ रहा है कि डिसल्टिंग सिस्टम भी बड़ा पुराना है, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का ही। हाँ जी, ये बहुत पुराना है और इधर का निज़ाम अभी तक काफ़ी कंप्लेंट्स भी की है हमने। कोई भी यहाँ पे आके ना सुनता है ना हमारी बात कोई सुनता है। यहाँ पे जब हर साल जैसे कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने के बाद हमारा जो है वो यही हाल होता है। यहाँ पे जो है वो गटर भर जाते हैं, बंद हो जाते हैं और कोई जितनी मर्जी कंप्लेंट्स कर लें। हर साल यही सूरत हाल जो है वो किला गुजर सिंह का इलाका है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि किला गुजर सिंह का जो इलाका है वो गंजबख्श टाउन के अंडर आता है और गंजबख्श टाउन के अंडर जो है वो लक्ष्मी चौक, इसके अलावा माल रोड, इसके अलावा आपको बताते चलें इस्लामपुरा और हाजी कैंप, बोहड़ वाला चौक, ये दीगर इलाके जो है नहायत अहम इलाके हैं और लाहौर शहर का जो दिल है ये वो इलाके कहलाते हैं। यहाँ के शहरियों को ईद के दिनों में जो है वो वासा इंतजामिया की जाने। नाजरीन, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। अब आपको बताएं कि MD वासा लाहौर गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। तमाम डायरेक्टर्स के इजलास में शिरकत ज़िमनी इंतखाबात, मानसून बारिशों से निपटने और इंसदाद डेंगू इकदामात के हवाले से इकदामात पर जोर दिया गया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। आज ये लाहौर के 5 हलकों में इलेक्शन का फैसला कुल दंगल जो है वो सजने जा रहा है। इसी तनाजुर में MD वासा गुफरान अहमद ने आज तमाम डायरेक्टर्स को सख्त अहकामात जारी किए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वासा अफसरान व अमला को फील्ड में हम वक्त मुतहरिक रहने की हिदायत की गई है। MD वासा ने कहा, बारिश की सूरत में पोलिंग स्टेशन और मुल्का इलाकों से तरजीही बुनियादों पर निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। तमाम डायरेक्टर्स टूटे हुए और खुले हुए मेन होल्स को कवर फौरी लगवाएं। मानसून की मजीद बारिशों के पेश नजर तमाम पुलों के नीचे से फ्लोटिंग मटीरियल की सफाई को मजीद तेज करें। किसी भी ट्यूबवेल पर लीकेज नहीं होनी चाहिए। लीकेज की सूरत में फौरी मरम्मत करवाएं ताकि डेंगू मच्छरों की पैदाइश को रोका जा सके। मानसून की बारिशों में कोई गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मीटिंग में DMD अब्दुल लतीफ, डायरेक्टर फैसल खुरम, सुहेल कादर चीमा, हाफिज फहीम, अदील शरीफ, शाजिल वकार, एक्सिन मुदस्सर जबीर समेत दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी कामरान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। ओकाड़ा में देरीना दुश्मनी 4 जानें ले गई। ओकाड़ा थाना A डिवीजन की हदूद में दामाद ने अपने ससुरालियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा दरीना दुश्मनी 4 जाने ले गया। उकाड़ा थाना A डिवीजन की हदूद में दामाद ने अपने ससुरालियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जिनकी शिनाख्त आशिक, सुलमान, काशिफ और फरजाना के नामों से हुई है, जबकि जुबैदा, मरियम, अब्बास शदीद जख्मी हुए। आशिक नामी शख्स ने अपने बेटे सुलमान और बेटी के हमरा अदालत से पेशी के बाद घर वापस आ रहे थे। मंडी रोड गल्ला गोदाम के करीब दामाद रफीक ने इन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर लाशों को अपनी तवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मियों को भी इब्तदाई तिब्बी मदद फराम करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। तहकीकात के मुताबिक कातिल रफीक की बीवी रूठ कर मायके बैठी हुई थी और अदालत में केस ज़ेरे समाअत था। इस बात का रफीक को रंज था, मनाने के बावजूद भी बीवी वापस जाने को तैयार नहीं थी और ससुरालियों की जानब से अदालत में केस भी दायर था, जिस पर तैश में आकर दामाद ने कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वाक़े पर DPO उकाड़ा हसन इकबाल ने नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DSP सिटी सर्कल को टास्क दिया है, जिस पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया है। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत। नाजरीन, घोटकी में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बायस माथेलो चौक और माथेलो रोड पर बारिश का पानी जमा। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर घोटकी से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने घोटकी में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। माथेलो चौक, माथेलो रिंग रोड व दीगर गुजरगाहों पर बारिश का पानी झील का मंजर पेश कर रहा है। गलियों में पानी खड़ा हो जाने से नवाजियों को मसाजिद की तरफ जाने में भी मुश्किलात का सामना है। माथेलो चौक, माथेलो रोड पर 4 फुट तक पानी खड़ा हो चुका, जिससे माथेलो शहर के रिहायशों का गुजरना भी महाल हो चुका है। कोई मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से सिर्फ राहगीर बल्कि डिस्ट्रिक्ट जेल मुलाजमीन भी इस दलदल से गुजरने पर मजबूर हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि घोटकी में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस माथेलो चौक और माथेलो रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर घोटकी से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने घोटकी में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। माथेलो चौक, माथेलो लिंक रोड और दीगर गुजरगाहों पर बारिश का पानी झील का मंजर पेश कर रहा है। गलियों में पानी खड़ा हो जाने से नमाजियों को मसाजिद की तरफ जाने में मुश्किलात का सामना। माथेलो चौक, माथेलो रोड पर 4 फुट तक पानी खड़ा हो चुका है, जिससे माथेलो शहर के रिहायशियों का गुजरना भी महाल हो चुका है। कोई मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से सिर्फ राहगीर नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जेल मुलाजमीन भी इस दलदल से गुजरने पर मजबूर हैं। संजरपुर और गिरदुनवाह के लिए बड़ी खुशखबरी। संजरपुर में दारुल शिफा जनरल एंड सर्जिकल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। इससे कबल संजरपुर और गिरदुनवाह में ऐसा कोई अस्पताल नहीं था। सीनियर डॉक्टर्स की अच्छी टीम होने पर अवाम ने अस्पताल इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया।
ہسپتال کے افتتاح کے موقع پر دعائے خیر بھی کروائی گئی اور ریفریشمنٹ کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر میاں اکرم ریحان، علی ارشد، ڈاکٹر شہزاد اسلم اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور ڈاکٹر خالد محمود ارائیں کہتے ہیں محکمہ ہیلتھ کی طرف سے ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے آگاہی کے لیے کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے سکریننگ کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر خالد محمود ارائیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز بہاولپور ڈسٹرکٹ میں بول رہا ہوں۔ تو ہماری یونیورسٹی میں تقریباً کوئی 50,000 کے قریب سٹوڈنٹ ہیں، تو ہم لگایا کوئی 30 دن، تو اس میں ہم نے 15,775 لوگوں کو وہ سکرین کیا ہے۔ تو ان میں سے ہمارے کوئی 102 جو تھے ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو تھے اور 151 جو تھے وہ ہیپاٹائٹس بی پازیٹیو تھے۔ باقی جو ریمیننگ تھے جو نیگیٹو تھے ان سب کو ہم نے ویکسین لگائی ہے ہیپاٹائٹس کی، تو اسٹوڈنٹ کو ہم نے بعد میں لگانا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ یہ تو ہم نے یونیورسٹی میں کیمپ لگایا، جو ہماری پبلک ہے پورے ڈسٹرکٹ کی وہ بھی اپنے ٹیسٹ کروایا ہیپاٹائٹس کی۔ اگر ہیپاٹائٹس بی اور سی ان کو نیگیٹو ہے تو اس کی پریونٹیو کے لیے یہ ویکسین ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ وہ ویکسین لگوا لیں گے تو اس موذی مرض سے وہ بچ سکیں گے، تو یہ لازمی لگوانا چاہیے۔ تو یونیورسٹی ہم سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو پہلے بھی 1 سال پہلے بھی ہم نے ہیپاٹائٹس فری یونیورسٹی بنایا تھا۔ اب اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ تمام سٹوڈنٹ کو۔ ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی سجاول سید امداد علی شاہ کے احکامات پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع سجاول پولیس کا رینجرز کے ہمراہ فلیگ مارچ۔ ڈی ایس پی منور علی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سجاول، ایس ایچ او جوہر، ایس ایچ او انچارج جاتی چوک، انچارج بڈھو ٹال پر نے بھی مارچ میں شرکت کی۔ فلیگ مارچ دیوان شوگر بل سے شروع ہو کر چوہڑ، جمالی، بڈھو ٹالپر سمیت سجاول سٹی کے مختلف علاقوں سے گزرا۔ ایس ایس پی سجاول سید امداد علی شاہ کی طرف سے امن و امان کی فضا قائم رکھنے اور ضلع بھر میں قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی عامر بٹ نے دوران بارش میونسپل کمیٹی پھول نگر کے عملے کو ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شیرپور روڈ، ملتان روڈ، کوٹ رادھا کشن، ملک کالونی، محلہ پختہ تالاب سمیت شہر کے مختلف علاقوں اور مین ڈسپوزل کا بھی دورہ کیا۔ گلیوں بازاروں میں کھڑے پانی کو نکالنے کے لیے میونسپل کمیٹی کے عملے کو ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی عامر بٹ کا کہنا تھا پھول نگر شہر بھر میں پانی کی نکاسی اور صفائی کے حوالے سے کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کا ٹانک میں سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ، سیلاب متاثرین میں امدادی رقم کے چیک تقسیم کیے۔ مزید جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ٹانک کے سیلاب سے متاثرہ علاقے پائی کا دورہ کیا۔ اس دورہ میں علی امین خان گنڈاپور، حاجی شیر بہادر، عرفان خان کنڈی بھی ہمراہ تھے۔ سیلاب متاثرین سے بات چیت کی، بعد میں سیلاب سے متاثرہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں متاثرین سیلاب کے خاندان شامل تھے۔ عرفان خان کنڈی نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ کھڑے خاورے طرح گلائے نندے خلقوں تا مطلب دادا چیز اچھے جسوی دیا کو واپس نہ رہا جی خوافت زدہ دی غمزہ پلی دی۔ اس تقریب سے حاجی شیر بہادر، سابق وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور نے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں سینکڑوں لوگوں کے علاوہ ضلعی و سول افسران نے بھی شرکت کی۔ محمود خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیلاب زدہ علاقے کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اس کی تعمیر کی جائے گی۔ بعد میں متاثرہ خاندانوں اور وفات شدگان کے لواحقین کو چیک تقسیم کیے۔ علاقے کے چیئرمین کا کہنا تھا کونسل کے لیے 20 کروڑ روپے اعلان کیا، اور جو کسی کا گھر مطلب ختم ہے اس کے لیے 4 لاکھ روپے اعلان کیا، اور شہداء کے لیے 8 لاکھ روپے اعلان کیا۔ میں سی ایم صاحب سے بہت ناظرین، اب آپ کو کھیل کی دنیا سے خبر دیں کہ شاہینوں نے لنکن بلے بازوں کو پچھاڑ دیا۔ گول ٹیسٹ میں سری لنکن ٹیم پہلی اننگز میں 222 رنز بنا کر آؤٹ، پاکستان نے 2 وکٹوں پر 22 رنز بنا لیے۔ سری لنکا دنیش چندبیل 76 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان دیومت کرونا 1 رن اور انجلیو میتھوس 0 پر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ حسن علی اور یاسر شاہ نے 2-2 وکٹیں حاصل کی۔
नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की। विराट कोहली ने बाबर आजम के ट्वीट का जवाब दे दिया। गुज़श्ता दिनों बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर अपनी विराट कोहली के साथ T20 वर्ल्ड कप की तस्वीर शेयर करते हुए विराट कोहली के लिए लिखा था कि मजबूत रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। विराट कोहली ने बाबर की ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, शुक्रिया, चमकते रहें और बुलंदी हासिल करते रहें, आपके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। कोहिनूर न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।